अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक एशियाई कोएफिशिएंट ऑफ शेयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट के बारे में है। तो एशियाई कोएफिशिएंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो आपको पहले से मद्देनज़र रखनी चाहिए। यानी अगर हम लोग एशियाई कोएफिशिएंट उस वक्त यूज़ करेंगे जब बीम का जो मेंबर है वो प्रिज्मेटिक हो, यानी एक स्पेन से लेकर दूसरे स्पेन में जो थिकनेस है ओवरऑल वो सेम होना चाहिए। प्रिज्मेटिक का ये मतलब है। दूसरा है लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों स्पेन पे, और अनफैक्टर्ड लोड डज नॉट एक्सीड 3 टाइम्स, यानी जो अनफैक्टर्ड लोड है वो 3 टाइम्स ऑफ अनफैक्टर्ड डेड लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डज नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ अनफैक्टर्ड डेड लोड, यानी जो टोटल लोड जो स्लेब पे लग रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ डेड लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 और मोर स्पेन, 1 वे कंटिन्यूस भी हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है। द लॉन्गर ऑफ 2 एडजेसेंट स्पेन डज नॉट एक्सीड द शॉर्टर बाई मोर देन 20%, यानी अगर कोई सी भी स्लेब हो तो इसका एक स्पेन ये है और दूसरा स्पेन ये है, तो ये जो लॉन्गर स्पेन है, एक शॉर्टर स्पेन है एक लॉन्गर, यानी लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन के दरमियान डिफरेंस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो लेंथ में अगर कोई वेरिएशन हो तो वो 20%, यानी इसमें इजाज़त है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों लेंथ में डिफरेंस 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका बुनियादी, यानी फिर हम लोग एशियाई कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट और शेयर यूज़ कर सकते हैं सिंपली मोमेंट ड्रा करने के लिए, मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने के लिए। क्योंकि ये देखा जाए कि एक स्लेब है या बीम है तो ये कंटिन्यूस है, तो ये इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट कैलकुलेशन से सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। यानी ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में होगा, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 पढ़ा है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में इनडिटर्मिनेट, हम लोगों ने सिर्फ डिटर्मिनेट बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ा है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में इनडिटर्मिनेट बीम का भी SFD और BMD बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का है। तो हम लोग यहाँ पे ACI ने डायरेक्ट शेयर कोएफिशिएंट दिए हैं कि मोमेंट किस तरह ड्रा होगा और शेयर फोर्स किस तरह ड्रा होगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन है। एक है 1 वे डिसकंटिन्यूअस एंड, यानी ये जो एंड है ये डिसकंटिन्यू है, बीम या कॉलम या उसके साथ या गर्डर के साथ अटैच नहीं है, यानी डिसकंटिन्यू एंड है। दूसरा है स्पेंड्रल या स्पेंड्रल बीम या स्पेंड्रल स्लेब या इंटीग्रली कनेक्टेड या स्पेंड्रल का मतलब है कि ये बीम और ये स्लेब दोनों मोनोलिथिकली कनेक्टेड है, यानी इसके इनमें जॉइंट है, कनेक्शन है। और तीसरा है कॉलम, यानी बीम रेस्ट कर रहा है कॉलम पे, तो इसका मतलब ये है। फिर जब ये 3 कंडीशन हो गए तो फिर हम लोग के पास मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर डिसकंटिन्यूअस एंड है तो मोमेंट 0 होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट 0 होगा। मोमेंट 0 का मतलब है कि इस एंड पे मोमेंट जब हम लोग ड्रा करेंगे शेयर फोर्स तो वो 0 के बराबर होगा। फिर अगर स्पेंड्रल हो, ये एक कंडीशन बन गया, डिसकंटिन्यूअस के लिए 0 है, और अगर स्पेंड्रल हो यानी कनेक्टेड हो तो इसका मतलब है 1/24 आप यूज़ करेंगे, और इसके साथ ये फैक्टर्ड लोड इंटू L² भी मल्टीप्लाई करेंगे। L² स्पेन लेंथ है और W फैक्टर्ड लोड है, यानी इस कोएफिशिएंट के साथ हम लोग ये भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है। कॉलम के लिए 1/16 है सिर्फ इस एंड में, यानी जो सपोर्ट के साथ एंड है ये वाला। यहाँ पे ये कौन सा मोमेंट होगा, सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट होगा, दरमियान में पॉजिटिव होगा, और सपोर्ट्स यानी इंटीरियर फेस हो या एक्सटीरियर फेस हो दोनों पे नेगेटिव मोमेंट होता है। तो इसकी वैल्यू ये है, कोएफिशिएंट हम लोगों को मालूम हो गई, यानी ACI ने कोएफिशिएंट प्रोवाइड किए है, तो उसकी को सिर्फ WU यानी फैक्टर्ड लोड इंटू L² से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने यहाँ पे अगर कोई भी स्पेंड्रल बीम हो और इसकी वैल्यू भी गिवन हो, स्पिन लेंथ की वैल्यू भी गिवन हो, तो मैंने मोमेंट किस तरह कैलकुलेट करना है, क्योंकि सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट होता है तो -m =
स्पिंडल के लिए कौन सा कोएफिशिएंट है 1/24, तो 1/24 मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो हमें मुझे मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है। बाकी भी कैलकुलेशन उसी तरह है कि या फिर पॉजिटिव मोमेंट होगा या फिर 1/10 होगा। या फिर देखिए कि 2 स्पिन के लिए या फिर 1/9 है और फिर 1/9 और फिर ये रिपीट होगा, यानी 1/11, 1/14, 1/14, फिर यानी एक इसका मिरर है, यानी एक का मालूम हो गया तो दूसरा इसका मिरर है। ये 2 स्पिन के लिए है। और 1 कंटिन्यूस के लिए क्या है 0, 1/24, 1/14, ये 1/10 है, 1/9 ये चेंज है, 1/10 है, फिर इसके बाद 1/11 है, 1/10 रिपीट नहीं होगा 1/11 क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो 1/11, 1/16, 1/11, फिर आखिरी जो स्पेन होगा, आखिरी स्पेन, तो उस पर हम लोग डायरेक्ट मालूम करते हैं। तो आखिरी जो इसका आखिरी पोर्शन होगा तो वो सिर्फ क्या होगा, इसका मिरर होगा, यानी आखिरी स्पेन इसका मिरर होगा। यानी अगर आखिरी स्पेन पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना तो यहाँ पे 1/10 आएगा, फिर 1/11, 1/14, 1/14, फिर 1/16, 1/24, 1/16, तो ये आएगा 0, 1/14, 1/16, ये आखिरी एंड इसका मिरर होगा। बाकी चीज़ें यानी ये फिर ये कंटिन्यूस के लिए, फिर जितने भी स्पेन है इसके लिए कंटिन्यू होगा, फिर आखिरी स्पेन इसकी वैल्यू होगी आखिर में, यानी यही मिरर होगा। 2 स्पेन के लिए ये है मोमेंट कोएफिशिएंट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट है कि थिकनेस क्या होगा, किसी भी स्लेब का थिकनेस क्या होगा, एच क्या होगा। तो एच के लिए ACI ने एक प्रोविज़न दी है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो यानी ये वाला कंडीशन हो, तो हम लोग डायरेक्ट L/20 पुट करेंगे। L स्पेन लेंथ है, 20 से डिवाइड करेंगे, फिर इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे। अगर ग्रेड ऑफ स्टील FY 60,000 PSI हो तो फिर यूज़ करेंगे। 1 एंड कंटिन्यूस के लिए ये वैल्यू होगी L/24 और बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए L/28 और कंटिन्यूअर के लिए L/10 यूज़ होगी थिकनेस की वैल्यू। अगर रीइंफोर्समेंट FY की वैल्यू 60,000 हो तो फिर PSI हो तो फिर ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर कोई भी 50,000 हो या 40,000 हो या 75 हो तो फिर हम लोग इसी जो L/20 है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/20 है, तो इसके साथ ये कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कोएफिशिएंट नहीं, ये वाला 0.4 प्लस FY जो भी है 60,000 जो भी है 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो इससे मल्टीप्लाई फिर करेंगे ये वाला। अगर सिंपली सपोर्टेड हो या L/24 1 एंड कंटिन्यूस हो, बोथ एंड कंटिन्यूस कैंटिलीवर बीम हो, तो ये कोएफिशिएंट फिर अगर ग्रेड ऑफ स्टील 60,000 के अलावा कोई और हो तो फिर इसके साथ ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंपली 60,000 हो तो फिर सिंपली वही होगा L/20 होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, L/24 1 एंड कंटिन्यूस के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम डायरेक्ट तो ये है कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, पिन हिंज है, यहाँ पे रोलर है, यानी इन दो दरम्यान जो भी बीम स्पेन लेंथ होगा यानी एक फैक्टर लोड होगा तो उसका थिकनेस मालूम करेंगे L/20, इन L जो भी हो 10 हो जो भी हो उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो मुझे H की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है सिंपली सपोर्टेड में। फिर है 1 एंड कंटिन्यूस किया है, बोथ एंड कंटिन्यूस किया है। 1 एंड कंटिन्यूस और बोथ एंड कंटिन्यूस का एग्जांपल ये है कि एक बीम है, बीम में एक, तो बीम का एग्जांपल इस तरह है कुछ कि एक बीम है उस पर एक सपोर्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, यानी आखिर में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये मुझे क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, ये तो इसका मतलब है ये 1 एंड कंटिन्यूस, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे ये कंटिन्यू नज़र आएगा, तो इसका मतलब है ये 1 एंड कंटिन्यूस है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि यहाँ पे, तो मुझे ये साइड भी कंटिन्यू लग रहा है और ये साइड भी, अगर मैं इस सपोर्ट पे पहुँच जाऊँ तो ये साइड भी कंटिन्यू और ये साइड भी कंटिन्यू, तो इसका मतलब है बोथ एंड कंटिन्यूस। 1 एंड का मतलब कि सपोर्ट पे खड़ा होना, यानी मुझे एक सिरा कंटिन्यू नज़र आ रही है इसकी। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मुझे कंटिन्यू नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ये भी कंटिन्यू नज़र आएगा, ये भी कंटिन्यू नज़र आएगा, तो इसका मतलब है ये बोथ एंड कंटिन्यूस है, दोनों साइड पे कंटिन्यूस है।
अगर ये कंडीशन थी L/24 वन एंड कंटिन्यूस के लिए यूज़ करेंगे, L/28 बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए यूज़ करेंगे। फिर एक क्वेश्चन जहन में आता है कि ये अगर इस तरह बीम आ जाए डिज़ाइन में, यानी तो ये तो कम्बिनेशन ऑफ बोथ वन एंड कंटिन्यूस होगा और बोथ एंड कंटिन्यूस दोनों है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वन एंड कंटिन्यूस है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बोथ एंड कंटिन्यूस है। तो फिर एच की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे? अगर दोनों कंडीशन थे तो फिर इसमें से L/24 है, ये तो वन एंड कंटिन्यूस के लिए, L/28 है, ये बोथ एंड कंटिन्यूस के लिए। वैल्यू पुट करेंगे, इनमें से मैक्सिमम जो भी आ जाए वही हम लोगों का एच होगा। वो उस सूरत में जब कम्बिनेशन ऑफ बोथ वन एंड कंटिन्यूस एंड बोथ एंड कंटिन्यूस कंडीशन हो, तो फिर L/28 L/24 इनमें से मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाए वह हम लोगों का स्लेब का थिकनेस होगा। और इसके बाद अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही स्लेब का मोमेंट कोएफिशिएंट जहाँ पे यूज़ होंगे। ये तो मोमेंट के लिए था, इसके अलावा शेयर के लिए भी इसके कोएफिशिएंट है कि शेयर फोर्स का होगा। ये तो हम लोगों को मोमेंट की वैल्यू मालूम हो गई। शेयर के लिए फिर ये है सिर्फ दो वैल्यू यूज़ होंगे, यानी ये वाले एक 1.15 WU फैक्टर लोड L/2, इसमें से ये और कोएफिशिएंट होगा एक 1.15 और दूसरा सिर्फ ये होगा WL/2। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे दिया है कि शेयर इन एंड मेंबर यानी जो कि आखिर वाले मेंबर, एंड मेंबर ऑफ फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। यहाँ पे आप देखें कि ये एक स्पेन है, एंड स्पेन इसको क्या नाम का है, और इसको फर्स्ट इंटीरियर स्पेन है, फिर इसके बाद सेकंड इंटीरियर स्पेन, फिर लास्ट एंड स्पेन होगा। तो इसमें से ये क्या है? फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है, ये फर्स्ट इंटीरियर सेकंड या एंड इंटीरियर सपोर्ट भी कहते हैं इसे। तो इनमें से फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट का एंड फेस या एक्सटीरियर फेस क्या होगा? ये होगा। फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट का इंटीरियर फेस क्या होगा? ये होगा। ये एक इंटीरियर सपोर्ट है, यानी फर्स्ट इंटीरियर। अगर यहाँ से देखा जाए फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है, इसका दो फेस होता है, एक एक्सटर्नल फेस, एक इंटरनल फेस। इसको एक्सटर्नल फेस कहते हैं और इसको इंटरनल फेस कहते हैं। और ये क्या है? कौन सा स्पेन लेंथ है? ये इंटीरियर स्पेन है, और ये एंड स्पेन है, ये इंटीरियर स्पेन है। तो फर्स्ट इसका मतलब ये कि शेयर कहाँ पे 1.15 होगा। तो फर्स्ट जो इंटीरियर सपोर्ट है उसका एंड पे, यानी इंटीरियर सपोर्ट एक्सटीरियर फेस पे 1.15 फैक्टर लोड L/2 ये होगा। यानी शेयर फिर की वैल्यू यहाँ पे ये होगी, और यहाँ पे सिर्फ फैक्टर लोड इंटू L/2 करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह डायग्राम मिल जाएगा। फिर बाकी उपाय इस तरह होगा। फिर यानी यहाँ पे फिर वैल्यू क्या होगी? WL/2 होगा, यहाँ पे 1.15 होगा, यहाँ पे WL/2 और यहाँ पे भी WL/2, यहाँ पे 1.15 WL/2। यहाँ पे फिर बाकी भी यही तरह जारी रहेंगे कि फिर आखिर में जो स्पेन है तो वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फिर 1.15 यूज़ होगा। यानी अगर कंटिन्यूस स्पेन है तो स्लेब है तो वहाँ पे यहाँ पे फिर आखिर जो स्पेन लेंथ है यहाँ पे 1.15 WL/2 होगा, और बाकी पे WL/2 होगा, यहाँ पे 1.15 होगा। यानी ये समझ ले कि फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट का एक्सटीरियर फेस पे 1.15 WL/2 होगा, और आखिर में जो सपोर्ट है, आखिर जो स्पेन है उसको भी एंड स्पेन कहते हैं। तो एंड स्पेन का जो पहला वाला फेस है यानी ये फेस वहाँ पे भी 1.15 यूज़ होगा, बाकी हर जगह WL/2 यूज़ होगा। ये शेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्लेब जिसमें यही कोएफिशिएंट यूज़ होंगे। पहले मैंने थिकनेस के लिए L/28 L/24 का कुछ डिस्कस किया, अभी कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्लेब है, मुख्तलिफ सपोर्ट है।
तो इसका मतलब कौन सा स्लेब होगा, ये 1 एंड कंटिन्यूस होगा या 2 एंड कंटिन्यूस होगा। तो वहाँ पे मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे ये भी कंटिन्यू लग रहा है और ये भी कंटिन्यू दिख रहा है, तो इसका मतलब है मैंने L/28 यूज़ करना है, यानी बोथ एंड कंटिन्यूस है। फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं हूँ और मैं एंड पे हूँ तो सिर्फ एक साइड मुझे कंटिन्यू नज़र आएगा कि ये 1 एंड कंटिन्यूस है। तो फिर मैंने कौन सा वैल्यू यूज़ करना है, L/28, L/24, इनमें से बड़ा जो आ जाए वो मुझे थिकनेस की वैल्यू मिलेगी, यानी इनमें से दोनों में से बड़ी जो वैल्यू होगी वो थिकनेस ऑफ स्लेब होगा। लेकिन 2 स्पेन के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे खड़ा होना है, उसको यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मिड पे मैं खड़ा हूँ तो मुझे ये भी कंटिन्यू लग रहा है और ये भी, तो 2 स्पेन के जो स्लेब है उनमें सिर्फ L/28 यूज़ होगा, यानी बोथ एंड कंटिन्यूस के तौर पर डिज़ाइन करेंगे, यानी H की वैल्यू L/28 होगा। इनमें से कंफ्यूज नहीं हुआ ना कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मुझे एक बोथ एंड 1 एंड कंटिन्यूस नज़र आया, यहाँ पे बोथ एंड, फिर यहाँ पे 1 एंड कंटिन्यूस। तो इसका मतलब है मैंने इनमें से L/24, L/28 में से बड़ी वैल्यू लेनी है, लेकिन वो वैल्यू जो मैंने बताई वो कंटिन्यूस स्लेब के लिए है। अगर 2 स्पेन के स्लेब आए इनके क्वेश्चन तो इनमें सिर्फ L/28 करें, यानी बोथ एंड कंटिन्यूस के तौर पर डिज़ाइन करें। इनमें एक क्वेश्चन है कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लेब इज़ बिल्ट इंटीग्रली, यानी इंटीग्रली का क्या मतलब है, वही जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट पढ़ा, ये इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोएफिशिएंट मैंने यूज़ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि स्लेब बिल्ट इंटीग्रली मीन्स स्पेंड्रल स्लेब है, इंटीग्रली का मतलब है स्पेंड्रल स्लेब है। तो मैंने कौन से कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं, मुझे यहाँ तक ये पता चला कि मैंने सिर्फ ये कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं, ठीक है। मैंने ये कोएफिशिएंट 1/24, 1/16, 1/9, 1/9, 1/24, 1/24, 14, 1/24 ये मैंने यूज़ करने हैं। इस यहाँ तक मुझे ये पता चला कि कौन से कोएफिशिएंट मैंने यूज़ करने हैं। फिर क्या कहा कि कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल स्पेन, यानी दोनों का स्पेन बराबर है। मैंने कहा लार्जर और शॉर्टर इनके दरमियान डिफरेंस 20% तक अलाउ है, लेकिन यहाँ पे फिर वो भी नहीं है कि ये दोनों स्पेन इक्वल है, तो ये हम लोग का ओके है, यानी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है जो ACI कोएफिशिएंट के लिए प्री कंडीशंस हैं, तो वो अप्लाई हो रहा है। यानी फिर यहाँ पे सर्विस लाइव लोड कितना है, 1000 PSF। स्लेब में ओवरऑल जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे PSF में करेंगे, यानी पाउंड पर स्क्वायर फीट या किप पर स्क्वायर फीट KSF इनमें करेंगे, यानी स्क्वायर फीट में करेंगे, पर स्क्वायर फीट में करेंगे, स्क्वायर फीट में करेंगे कैलकुलेशन, चाहे किप पर फीट हो या PSI पाउंड फीट स्क्वायर हो। फिर यहाँ पे एंड 4000 क्या है PSI, ये वैल्यू है कंक्रीट स्ट्रेंथ का, 4000 कंक्रीट का स्ट्रेंथ है PSI में है। और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या है, 60,000 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और डिज़ाइन करना है एक स्लेब अकॉर्डिंग टू ACI कोड हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे इतना क्वेश्चन होगा, ये चीज़ें गिवन नहीं होगी, तो हमें खुद ये एक स्लेब ड्रा करना है, इनमें से कोएफिशिएंट लेने हैं, यानी कौन से कोएफिशिएंट वही याद करने हैं कि 1/24, 1/16, यानी एंड पे 0 कितना आ रहा है, तो वही कोएफिशिएंट लेंगे। आपने 2 स्पेन का है तो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, तो 2 स्पेन होगा, यानी ये स्पेन इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन के 15 फीट ये स्पेन लेंथ है। और मेरे कोएफिशिएंट कौन सा यूज़ करना है मोमेंट के लिए, स्पेंड्रल बीम है। स्पेंड्रल बीम से मुझे पता चला कि ये एक इंटीग्रली बेल्ट है, तो अब मुझे पता चला स्पेंड्रल बीम है। स्पेंड्रल बीम के जो नेगेटिव मोमेंट एंड पे है वो 1/24 है, यानी एक कोएफिशिएंट मैंने ये यूज़ करना है। दूसरा है 1/24, यानी जो सीधा वाले है ना, फर्स्ट के सामने फर्स्ट वाले लेंगे, सेकंड के सामने सेकंड, थर्ड के सामने थर्ड वाले, तो मुझे ये सेकंड कंडीशन, तो मैंने सारी वैल्यू सेकंड वाली लेनी है। यहाँ पे 1/24 एक एंड पे, फिर मिड में 1/14 में लेनी है, फिर इस एंड पे 1/9, इस एंड पर 1/9, यहाँ पे 1/14, यहाँ पे 1/24 मैंने मोमेंट की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना है, डेड लोड कैलकुलेट करना है। डेड लोड क्या है कि सेल्फ वेट ऑफ स्लेब,
तो उसके लिए हमें चाहिए कि स्लेब की थिकनेस कितनी है। तो सबसे पहले मालूम करेंगे, स्लेब की थिकनेस मालूम करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर 2 स्पैन लेंथ के स्लेब आ जाए तो इसके लिए ACI ने कहा कि L/28 यूज़ करें थिकनेस के लिए। तो L क्या है हम लोग के पास 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 28, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, इंचज़ में मैंने लाना है तो 12 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.43 इंच। ये क्या है स्लेब की थिकनेस की वैल्यू है। लेकिन हम लोग ये कम वैल्यू है, हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन कम नहीं ले सकते। तो ये 6.43 मैंने 6.5 लिया, 50 लिया मैंने कंसिडर किया, यानी इससे कम नहीं ले सकते हैं। फिर क्या क्या है सेल्फ वेट हम लोगों ने मालूम करना है। सेल्फ वेट का फार्मूला क्या था कि कंक्रीट की जो यूनिट लेंथ यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई थिकनेस से मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मिल जाएगा सेल्फ वेट। कंक्रीट का जो यूनिट वेट है वो 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है, थिकनेस कितना आ रहा है 6.5 इंच, लेकिन मैंने कैलकुलेशन मुझे चाहिए फीट में तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12 ही करूँगा, यानी फिर कैलकुलेशन पाउंड पर स्क्वायर फीट आ जाएगा सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट की वैल्यू आ गई 81 PSF, यानी ये 150 मल्टीप्लाई बाई 6.50 डिवाइडेड बाई 12, यानी इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सेल्फ वेट की वैल्यू 81 PSF आ गई, यानी डेड लोड क्या होगा 81 PSF होगा। फिर मैंने डेड लोड और लाइव लोड का ये मुझे डेड लोड मिल गया और ये लाइव लोड मिल गया, जो कि मैंने लोड फैक्टर अप्लाई किया 1.2 डेड के लिए, 1.6 लाइव के लिए। फिर इन दोनों को जमा किया, मुझे टोटल फैक्टर्ड लोड मिल गया, यानी टोटल सर्वे फैक्टर्ड लोड मिल गया है 257 PSF। ये टोटल फैक्टर्ड लोड है इस बीम पे लग रहा है, यानी 257 पाउंड पर स्क्वायर फीट या पाउंड पर स्क्वायर फीट। इसको किप में भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये मुझे लोड मिल गई। सेल्फ वेट मैंने एच कैलकुलेट की, फिर एच से सेल्फ वेट कैलकुलेट की, सेल्फ वेट से फिर मैंने फैक्टर्ड लोड यानी लाइव लोड और डेड लोड को लोड फैक्टर लगा के मैंने ऐड किया तो मुझे टोटल फैक्टर्ड लोड मिल गया। फिर मैंने अभी मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि नेगेटिव मोमेंट कहाँ पे होगा, पॉजिटिव मोमेंट कहाँ पे होगा और नेगेटिव मोमेंट फिर कहाँ पे होगा। तो ये दोनों एंड एक दूसरे से सेम है, तो मैंने सिर्फ एक एंड के लिए डिज़ाइन करना, बाकी उसका मिरर है। क्योंकि कोएफिशिएंट को अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे भी 1/24 है, यहाँ पे 1/14 है, मिड पे 1.9 है। तो यहाँ पे 1/9 यहाँ पे शुरू में है और यहाँ पे जो दरमियान वाला दरमियान में और एंड वाला एंड में। तो मैंने एक डिज़ाइन करना है, दूसरा खुद ब खुद वही वैल्यू आएंगी। तो मैंने कितने मोमेंट फाइंड करने हैं, 3 मोमेंट फाइंड करने हैं, एक या इस सपोर्ट एंड पे, एक मिड में, एक यहाँ पे। तो मुझे बाकी की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने सबसे पहले मालूम है कि इस एंड पे नेगेटिव मोमेंट है, फिर दरमियान में पॉजिटिव मोमेंट है, फिर इस एंड में नेगेटिव मोमेंट है। तो मैंने सबसे पहला यहाँ पे इस क्वेश्चन में सवाल है कि 1/9 लिया, यानी यहाँ पे मोमेंट कंसिडर किया। कौन सा मोमेंट? नेगेटिव मोमेंट है। 8 इंटीरियर सपोर्ट, यानी ये जो फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है इसके एक्सटीरियर फेस में मोमेंट कैलकुलेट किया। तो 1/9 उसके साथ आया था फैक्टर लोड L², यानी ये वैल्यू थी। तो 1/9 जो कि शेयर कोएफिशिएंट है और मल्टीप्लाई बाई 0.257, ये मैंने कहा कि इसको किप स्क्वायर फीट में कंसिडर किया, कैलकुलेट किया है, यानी सिर्फ 1000 से डिवाइड किया तो ये किप पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.257 मल्टीप्लाई बाई L² क्या था 15 का स्क्वायर, यानी जो मैंने कहा 1/9 फैक्टर लोड L² ये मैंने यूज़ करना है। बाकी के लिए 1/24 फिर 1/14 ये लेना है। तो यह पहला वैल्यू मुझे मिल गई मोमेंट की 6.43 किप पर फीट। तो मुझे ये पहली वैल्यू मिल गई। यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करना कि जो हम लोड की वैल्यू मिल गई तो वो तो किप पर स्क्वायर फीट था, इसका यूनिट ये था। फिर 15 स्क्वायर का यानी लेंथ का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा फीट स्क्वायर। तो यहाँ पे फीट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसका यूनिट किप होगा। तो यहाँ पे मोमेंट है, मोमेंट का यूनिट तो किप नहीं होता, वो तो किप इंच या किप फीट होता है।
तो मैंने सिर्फ अभी इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 1 फीट से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये स्लेब को बी की वैल्यू क्या है 1 फीट है, तो मैंने सिर्फ 1 फीट से मल्टीप्लाई किया तो 6.43 की फीट आ गया। ये इनमें से ये थोड़ा देखना कि ये यूनिट किस तरह आया, इनमें से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको 1 फीट से मल्टीप्लाई भी किया है। फिर बाकी मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। मिड स्पेन पे 1/14 0.257 मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर, और एक्सटीरियर सपोर्ट पे 1/24 यानी यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ये भी कंसिडर किया। तो हम लोग ये करें या वो करें, दोनों सेम है। तो -m ये वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करने के बाद फिर मैंने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रेशो 0.05। ये क्यों फाइंड करेंगे, हम लोगों ने देखना है कि जो थिकनेस है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट रेशो, तो उसका फार्मूला तो गिवन है कि 0.085 बीटा FDC डिवाइडेड बाई FY और EU डिवाइडेड बाई EU प्लस 0.005। वैल्यू पुट करने के बाद मुझे रीइंफोर्समेंट रेशो की वैल्यू मिल गई 0.00181, तो 0.0181 वैल्यू मिल गई। फिर एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए, तो वो ये था कि MU इज इक्वल टू D² रो FY B इंटू 1 माइनस 0.59 रो FY डिवाइडेड बाई FDC। अभी मैंने D कैलकुलेट करना है, तो D को मैंने बाहर निकालना है, तो बाकी वैल्यू अरेंज करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा D² इज इक्वल टू MU डिवाइडेड बाई टोटल फैक्टर जो लिखा है। फिर सब की वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे। रीइंफोर्समेंट रेशो जो कैलकुलेट किया वो 0.0181 है, वही पुट करेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी गिवन है, बी की वैल्यू 12 इंच है या 1 फीट है, वही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्लेब भी हम लोगों ने हमेशा यूनिट स्टीरअप के लिए कैलकुलेट करना है। ये जो यूनिट स्टीरअप का मतलब ये है कि इसका जो थिकनेस है वो या ब्रेथ है वो 12 इंच या 1 फीट है। स्लेब हमेशा इस तरह डिज़ाइन होंगे। वैल्यू पुट करने के बाद मुख्तलिफ जो वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद D² है, तो स्क्वायर रूट आखिर में लेने के बाद D की वैल्यू 2.80 मिल गई मुझे इंचज़ में। तो ये कंसिडर करें कि ये h से कम है या नहीं, तो ये h से कम है यानी h से ज़्यादा है। थिकनेस से कम है, तो इसका मतलब है जो हम लोगों का थिकनेस है वो सही है। अगर ये वैल्यू 2.80 अगर ये h से ज़्यादा आ गई, मसलन 6.5 से ज़्यादा आ गई, तो इसका मतलब है जो थिकनेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो सही नहीं है। फिर इसके बाद मालूम करेंगे एरिया ऑफ स्टील। इनमें से जो भी लार्ज मोमेंट है वही लेना है, यानी लार्ज मोमेंट की वैल्यू जो भी इनमें से मैक्सिमम जो मोमेंट है वही लेना है। तो मैक्सिमम इन तीनों में से कौन सा है 6.43। मैंने अभी एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, उसके लिए ए चाहिए। ए किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए ट्रायल होंगे। तो MU की वैल्यू मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको किफ इंच में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 12 किया। बाकी वैल्यू D की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट तो नहीं की, वैसे इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। D इज़ इक्वल टू H-1 कर दे। H-1 H की वैल्यू क्या है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यानी ये असल वैल्यू नहीं, ये अज्यूम वैल्यू है, क्योंकि डिज़ाइन में ज़्यादातर अजम्पशन पे हम लोग चल रहे हैं। तो D इज़ इक्वल टू H-1। H क्या है हम लोग के पास 6.5 है, -1 इज़ इक्वल टू 5.5 आएगा, यानी D की वैल्यू 5.5 आ गई। और A की वैल्यू क्या है, मैंने 1 डायरेक्ट कंसिडर की, या आप इस तरह भी ले सकते। लेट A इज़ इक्वल टू 0.2H, यानी इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या 1 से स्टार्ट कर ले। ये ट्रायल है, ट्रायल में इस तरह होता है कि हमने एज्यूम करना है, तो फिर खुद ब खुद ट्रायल करने के बाद AS की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे AS की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिल गया 0.29 इंच स्क्वायर, ये AS की वैल्यू मिल गई। अभी मैंने यही कैलकुलेशन को फर्दर कंटिन्यू करना है। तो फर्दर कंटिन्यू करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए कि A की वैल्यू, यानी ये तो एरिया ऑफ स्टील मिल गया, अभी मुझे A चाहिए कि A क्या है, क्योंकि ये ट्रायल है। तो A इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि पहले रीइंफोर्स्ड सिंगली रीइंफोर्स बीम में हम लोगों ने भी यही ट्रायल वगैरह किए, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो ये वैल्यू 0.43 इंच आ गई। फिर AS की वैल्यू क्या है, AS दोबारा कैलकुलेट करेंगे मोमेंट तो सही में, यानी इसी फार्मूले में दोबारा अभी A की वैल्यू 0.43 फुट करेंगे, बाकी वैल्यू सेम है, यानी सिर्फ चेंज क्या होगा 0.43 की वैल्यू, यानी A की वैल्यू चेंज होगी, यानी A एरिया ऑफ स्टील आएगी 0.27। फिर एक ट्रायल आप और भी कर सकते हो कि
फिर ए कैलकुलेट करें 0.85 ASFY डिवाइडेड बाई 0.85 एफ डेट सी डिवाइडेड बाई बी। तो इस फार्मूले में हमें एक वैल्यू पुट करने के बाद एक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा अप्रोच लिया है कि यह तक हम लोगों ने तो एरिया ऑफ स्ट्रीम मालूम किया। अभी एक और अप्रोच है कि एक वैल्यू अभी मुझे अंदाज़ा है कि तीसरा जो ट्रायल है वो AS दोनों कंसेक्यूटिव सेम आएंगे, यानी तीसरे ट्रायल पे 0.27 फिर AS की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो कैलकुलेशन की है, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक ट्रायल और करना है, यानी थर्ड ट्रायल तक जाना है। तो थर्ड ट्रायल में जो एक की वैल्यू आ जाए वही लेनी है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कट किया है कि एक वैल्यू फिर हमें पता है कि इसके बाद ये सेम आना है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि एक वैल्यू फिर क्या होगी मेरी, तो मैंने 0.43 जो प्रीवियस एक वैल्यू वही लेना है 0.43 मल्टीप्लाई करना है 0 एरिया ऑफ स्टील से डिवाइडेड बाई जो प्रीवियस हम लोगों ने एरिया ऑफ स्टील यानी सेकेंड फर्स्ट ट्रायल की जो वैल्यू होती है, यानी ये ए और प्रीवियस ट्रायल की AS वैल्यू डिवाइड करना है और पहली ट्रायल की वैल्यू से। तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 0.40 है, तो ये एक वैल्यू मिल गई। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपने तीसरे ट्रायल में जाना है, तो एक वैल्यू वो भी 0.40 मिल जाएगी। फिर ये तो क्या है, एरिया ऑफ स्टील हम लोगों ने कैलकुलेट किया क्या या 0.27, ये सिर्फ जो मैक्सिमम मोमेंट था 1/9 के लिए ये वहाँ पे यूज़ होगा, और बाकी के लिए ये तो एक्सटीरियर एंड नेगेटिव मोमेंट के लिए था। अभी मिड स्पेन पे तो पॉजिटिव मोमेंट होता है, तो वहाँ पे AS की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ M की वैल्यू वही चेंज लेंगे, जो M की वैल्यू होगी वही लेंगे। और यानी आप देख लें कि M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू यानी मैंने एंड मिड स्पेन पे कैलकुलेट करना है, तो 4.13 की फीट को मैंने इंच पे कन्वर्ट करना है, तो 4.13 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 5.50 माइनस A की वैल्यू क्या है, अभी A वही यूज़ करना है जो हम लोगों ने ये कैलकुलेट की 0.40 डिवाइडेड बाई 2, यानी A की वैल्यू मैंने अभी ये लेनी है फर्दर कैलकुलेशन में। तो मुझे AS की वैल्यू 0.17 मिल गई। फिर एक एक्सटीरियर सपोर्ट पे फिर मैंने मोमेंट की AS वैल्यू मालूम करना है कि एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, तो इसके लिए वही मोमेंट लेंगे जो कि AS का है, यानी हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया AS, तो वो 2.4 है, मैंने इंच में कन्वर्ट करना है 12 से मल्टीप्लाई, बाकी चीज़ें सेम, तो ये 0.010 मिल गई। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए डायरेक्ट ACI ने फार्मूला दिए कि 0.0018 अगर स्टील का ग्रेड 60 हो तो ये यूज़ होगा 0.0018 मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H, यानी ये फार्मूला है। तो B की वैल्यू क्या है 12 इंच है, H की वैल्यू 6.5 इंच है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.14 इंच स्क्वायर हमें AS डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया मिल जाएगा। अभी मैंने शेयर को भी चेक करना है। नॉर्मली स्लैब में ये शेयर कैपेसिटी कंक्रीट ही पूरा करती है, लेकिन फिर भी देखना है कि शेयर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम जो शेयर है वही लेना है। मैक्सिमम शेयर क्या होगा, W फैक्टर लोड डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई 2, ये से आएगा या 1.15 WL बाई 2। तो इनमें से मैक्सिमम तो ये होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू तो ये आएगी। मैंने मैक्सिमम शेयर कैलकुलेट करना है, यानी किसी एक पॉइंट पे नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि मैक्सिमम शेयर कैलकुलेट करना, वो कहीं भी हो सकते हैं, इंटीरियर फेस पे एक्सटीरियर फेस पे। तो एक्सटीरियर शेयर के लिए दो ऑप्शन थे, एक ये था और एक ये था। तो इनमें से वैल्यू पुट करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू तो जाहिर ही बात है कि ये देगी, तो मैंने यही वैल्यू डायरेक्ट मैक्सिमम शेयर कैलकुलेट करना है या फैक्टर शेयर मैंने कैलकुलेट करना है। तो मिल जाएगी 1.15 WL मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू पुट करने के बाद L और W फैक्टर लोड की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे 2100 पाउंड मिल गई। किप में कन्वर्ट करेंगे तो 2.1 किप मुझे VU की वैल्यू मिल गई। अभी मैंने ये तो शेयर की वैल्यू होती है, अभी मैंने कंक्रीट शेयर भी मालूम करना है। तो इसका तो फार्मूला ये कि नॉमिनल शेयर मैंने सिर्फ कंक्रीट का लेना है, स्टील को मैंने प्रोवाइड नहीं करना। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो 2 लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ FDC BW।
तो लेमडा क्या है, लेमडा की वैल्यू भी चेंज होगी। नॉर्मल वेट कंक्रीट है, हाई डेंसिटी कंक्रीट है या फिर नॉर्मल वेट कंक्रीट है, तो इसके लिए लेमडा की वैल्यू 1 होगी। असल फार्मूला ये है VC का। तो वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिल गई 8.350 या 8.35 किप मिल गई। तो यहाँ पे देख लेके 2.1 यानी 2100 और 8000, 2100 और 8350, इनमें से जाहिर बात बड़ी ये है। तो कंक्रीट की जो कैपेसिटी है शेयर वो टोटल मैक्सिमम शेयर से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब मुझे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने जो स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन फैक्टर है उससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर भी बढ़ी आ रही है 6260। तो मुझे और VU की वैल्यू 21,000 या फिर 6,000 समथिंग। तो मुझे शेयर कैपेसिटी के लिए रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने फिर AS कैलकुलेट करने के बाद मैंने स्पेसिंग भी कैलकुलेट करनी है, यानी S इज़ इक्वल टू जो भी बार है। अगर मैंने 3 लेना है तो 3 या 4 लेना है, 4 का एरिया डिवाइडेड बाई AS, फिर मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो मुझे स्पेसिंग मिल जाएगी। यानी A3 यानी जो भी पहला, यानी ये लेना है कि जितना भी डाया है उसका एरिया। अगर 4 बार लेना है तो उसका डाया यहाँ पे लेना है न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर में जो भी यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए कैलकुलेट करना है तो 0.014 आएगा। अगर बाकी के लिए करना है तो ये यूज़ होंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 12 तो मुझे S की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैंने बार 3 यूज़ किया तो इस तरह लेंगे बार 3 एट द रेट ऑफ जितना भी S की वैल्यू जितना भी आ जाए। अगर फ़र्ज करें 12 इंचज़ है तो लिखेंगे 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर। फिर आखिर में ये तो हम लोगों ने वैल्यू स्पेसिंग तीनों मोमेंट की जो S की वैल्यू है उसके लिए स्पेसिंग भी कैलकुलेट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग भी कैलकुलेट करना है। फिर इसका डायग्राम भी ड्रा करना है। डायग्राम कुछ इस तरह होगा कि ये तो मैंने कहा कि दोनों सेम है, ये एक एंड और दूसरा एंड। तो एक एंड के लिए डायग्राम ड्रा करेंगे, बाकी दूसरा एंड भी सेम होगा। इसके लिए फिर 2 ऑप्शन है, या आपने ये क्रैंक बार प्रोवाइड करना है या सिंपली स्ट्रेट बार। तो दोनों का डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे जो बार है नेगेटिव मोमेंट का, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिंग इसका कैलकुलेट किया। डायरेक्ट जो भी बार आए उसको इसी तरह ऊपर नेगेटिव बार को ऊपर प्रोवाइड करेंगे और पॉजिटिव बार को नीचे प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी स्पेसिंग आई उसको सिर्फ यहाँ पे लिखना है, थोड़ा यहाँ पे L/3 डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट के लिए होगा, फिर यहाँ पे एंड पे नेगेटिव मोमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे बार प्रोवाइड की। फिर ये तो क्रैंक बार के लिए फिर क्या होगा, एक बार अल्टरनेट, एक बार स्ट्रेट जाएगा, दूसरा क्या होगा क्रैंक होगा। फिर तीसरा बार स्ट्रेट यानी प्लान भी बता रहा हूँ। चौथा बार फिर यानी अल्टरनेट एक क्रैंक होगा, एक स्ट्रेट बार होगा, एक स्ट्रेट बार। अगर मैंने क्रैंक प्रोवाइड नहीं करना है तो सिर्फ स्ट्रेट देना है तो सिर्फ इस तरह बनेगा प्लान व्यू। ये मैं पॉजिटिव मोमेंट के बार का बता रहा हूँ। अगर पॉजिटिव मोमेंट के बार को आपने ऊपर ले जाना है, नेगेटिव बार में शामिल करना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, इसके फर्दर डेवलपमेंट लेंथ वगैरह इनके कैलकुलेशन है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो ये डायरेक्ट अगर आपने क्रैंक प्रोवाइड नहीं करना है तो नेगेटिव के यहाँ प्रोवाइड करनी है, पॉजिटिव के लिए यह प्रोवाइड करनी है, नेगेटिव के लिए फिर यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे लॉन्ग सेक्शन का डायग्राम मिल जाएगा। अगर आपने क्रैंक प्रोवाइड करना है, क्रैंक का मतलब है कि एक स्ट्रेट जाएगा, एक अल्टरनेट क्रैंक होगा। तो ये एक स्ट्रेट गया, फिर दूसरा अल्टरनेट यहाँ पे क्रैंक हो जाएगा, ऊपर जाएगा। नेगेटिव बार के लिए तो यहाँ पे है एक है, तो वही एक यूज़ होगा एक, यानी अभी जो कि मैंने क्रैंक प्रोवाइड की, तो क्रैंक के बाद ये जो बार है ये फिर नेगेटिव के लिए है, यानी नेगेटिव जो बार है वही होगा। फिर यहाँ पे भी क्रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल ऑप्शन ये है कि नेगेटिव के लिए यहाँ पे, पॉजिटिव के लिए यहाँ पे, फिर नेगेटिव के लिए यहाँ पे। तो ये स्लैब के स्पेसिंग फिर मेंशन करना है कि ये स्पेसिंग आए, इतने बार आए, इतने डाई के बार आए, इतने स्पेसिंग में है। तो ये बीम के कैलकुलेशन, स्लैब का रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन वगैरह का कुछ आइडिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।